देखिए, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, पहला लेसन में आप लोगों ने शीत युद्ध का दौर पढ़ा था, दूसरा लेसन में आपने पढ़ा कि द्विध्रुवीयता का अंत किस प्रकार से हुआ, और तीसरा लेसन में आपको पढ़ना है कि विश्व में अमेरिका का क्या वर्चस्व था, क्या कारण था कि अमेरिका का इतना वर्चस्व के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बात समझ में आया? तो इसको ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, जब सोवियत संघ 1991 में टूट गया, तो उसके बाद केवल एक ही शक्ति पूरा दुनिया में बचा, वो कौन था? आपका अमेरिका था, ये ना। तो अमेरिका के वर्चस्व को हम 3 तथ्य से पढ़ सकते हैं। पहला तो सैन्य अभियान से, दूसरा वैश्विक अर्थव्यवस्था से, और तीसरा संस्कृति के संदर्भ में। एक एक करके हम लोगों को सारा पढ़ना है। सबसे पहले हमको पढ़ना है कि सैन्य अभियान के संदर्भ में, कि मतलब सेना के उपयोग करके अमेरिका ने किस प्रकार से दुनिया में अपना वर्चस्व को बनाया, दुनिया में अपने ताकत को दिखाया सेना के तौर पे, कौन कौन सा उसने युद्ध लड़ा। और उसके बाद हमको पढ़ना है अर्थव्यवस्था के तौर पे, कि उसका अर्थव्यवस्था किस प्रकार से पूरा देश के अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। उसके बाद संस्कृति के आधार पे, आप लोग आज जितना बच्चा यहाँ पे बैठा होगा, हमको लगता है कि 100 में से 80 बच्चा, मतलब 100% में से 80% बच्चा जीन्स पहना होगा, वो भी ब्लू कलर का जीन्स। क्या ये सत्य बात है? 100 में से 80% बच्चा ब्लू कलर का जीन्स पहना होगा, या तो जीन्स पहना होगा, या तो जीन्स पहना होगा। सही बात वो हम बोल रहे हैं ना। तो ये सब किसका देन है? अमेरिका का देन है। आज जो आप ब्लू कलर का जीन्स पहनते हैं, स्पेशली आप ज़्यादातर देखिएगा ब्लू कलर का जीन्स ज़्यादा चलता है, ज़्यादा। हाँ, ये सब देन किसका है? अमेरिकी संस्कृति का देन है। बात समझ में आया? आज जो आप आज जो आप लोग MBA का पढ़ाई पढ़ते हैं या BTech पढ़ते हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं कहाँ से निकला हुआ पढ़ाई है? तो अमेरिका से ही निकला हुआ पढ़ाई है। बात समझ में आ रहा ना? तो एक एक करके हमको सारा पढ़ना है। पहले आप लोग स्ट्रक्चर बना लिए, इसी प्रकार से स्ट्रक्चर बनाइए, और स्ट्रक्चर बना करके पहला लिखिएगा सैन्य अभियान के संदर्भ में, और इसमें पहला युद्ध लिखिएगा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तीनों का स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको पहला लिखना है इसमें सैन्य अभियान के संदर्भ, फिर से लिखिएगा हेडिंग में, और फिर इसमें पहला लिखिएगा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। थोड़ा जल्दी करिए। चलिए, अब पहले आप लोग समझिए, ध्यान से इस स्टोरी को समझ लीजिए कि आखिर ये क्या था अमेरिका के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इराक का नाम आप लोग सुने हैं? इराक, ईरान नहीं बोल रहे हम, इराक। और कुवैत का नाम सुने हैं? तो बात कहानी की तरह सीख लीजिए ताकि आप लोग लिख पाइएगा। देखिए, इराक ने क्या किया, 1990 के अगस्त महीना में, महीना कौन सा था? अगस्त महीना। तो 1990 के अगस्त महीना में इराक ने क्या किया, कुवैत पे कब्जा कर लिया। बात बुझे? इराक किस पे कब्जा कर लिया? कुवैत पे। ठीक है यहाँ तक में? अब जब ये इस पे कब्जा किया, तो अंतर्राष्ट्रीय मामला को जो देखता है UNO, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो देखता है अंतर्राष्ट्रीय मामला को, कि कहाँ पे कोई युद्ध नहीं हो जाए 2-3 देश के बीच में, तो ये इसको बोलता है इराक को कि आप उसको क्या करिए, खाली करिए। आप वहाँ पे ज़बरदस्ती घुस गए हैं कुवैत में, लेकिन इराक बोलता है कि नहीं, हम खाली नहीं करेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। हाँ, तो अब UNO बोल रहा है, फ्री छूट दे दिया UNO बोला कि जो देश को इस पे आक्रमण करना है करिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब अमेरिका को यहाँ पे मिल गया क्या चीज़? एक मौका मिल गया। हाँ, UNO बोला कि अब कोई भी देश इराक पे सैन्य कार्रवाई कर सकता है,
यूएनए संयुक्त राष्ट्र संघ एक संस्था है जिसमें विश्व के सारे देश जुड़े हुए हैं। अगर आप किसी के साथ युद्ध करिएगा तो सारा मामला वहीं जाता है। जैसे आप जम्मू कश्मीर का समस्या पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको यूएनओ के बारे में पढ़ाए थे हम। तो अगर आप जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़े होते तो आज ये क्वेश्चन नहीं करते कि यूएनओ क्या है। तो यूएसए को एक मौका मिल गया कि चलो अब हम लोग इस पे क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। बात समझ में आ रहा है? जबकि इस नहीं करता आक्रमण, कोई दिक्कत था नहीं, लेकिन इसको अपना शक्ति को दिखाना था क्योंकि दुनिया में तो इसके अलावा कोई बचा नहीं था शक्तिशाली। तो इसने क्या किया, 74 देश के साथ, लगभग 30 देशों के साथ मिल करके 6,60,000 इतना सेना को लेकर के गया और इराक पे आक्रमण कर दिया। बताइए, अगर कोई एक देश के ऊपर में 30, 35, 50 से प्लस देश का सेना मिल करके उस पर आक्रमण कर रहा है तो वो देश संभल पाएगा? नहीं संभल पाएगा। तो लगभग 6,60,000 सेना को लेकर के गया और इराक पे आक्रमण कर दिया। और इराक पे जब आक्रमण किया तो वहाँ के नेता उस समय थे सद्दाम हुसैन। नाम सुने होंगे आप लोग इसका, सद्दाम हुसैन। तो सद्दाम हुसैन ने कहा कि ये जो जंग है वो 100 जंगों का एक जंग है। हाँ, 100 जंगों का एक जंग है, क्योंकि उधर पूरा का पूरा देश मिला हुआ है और इधर अकेला इराक है। और इराक का नेता कौन उस समय? सद्दाम हुसैन। तो सद्दाम हुसैन कहते हैं कि अमेरिका जो ये युद्ध कर रहा है वो 100 युद्ध या 100 जंग का क्या है, एक जंग है। 100 जंग का ये क्या है, एक जंग है। बात समझ में? बोलिए, इराक हारेगा या जीतेगा? हारेगा ही, वाजिब सा बात है। अब 6,60,000 सेना को लेकर के वो उसके पास गया है, वो संभव है जीतना? नहीं। तो इराक का इसमें क्या हो गया, हार हो गया। अब आप अमेरिका का यहाँ पे कूटनीति देखिए, वो क्या किया, जो भी युद्ध लड़ रहा था उस सब का एकदम लाइव टीवी में दिखाया वो अपना देश में, कि अपना देश वाला को देखो हम कैसे मार रहे हैं। वहाँ पे टीवी पे वो सबको दिखाया, उसका देश का जितना भी नागरिक था सबको उसको टीवी पे देखा कि किस प्रकार से युद्ध लड़ रहा है मेरा देश वाला। सोचिए, इसलिए इसको वीडियो गेम वार भी कहा जाता है। हाँ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वीडियो गेम वार भी कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? और इसमें बहुत सारा स्मार्ट बम का उपयोग किया गया था, बहुत आधुनिक बम का उपयोग किया गया था। जो हम बोल रहे हैं उसको याद रखिएगा, स्मार्ट बम का उपयोग किया गया था, इसलिए इसको कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर युद्ध। आया समझ में? और इसमें हार किसका हो गया, इराक का, और कुवैत क्या हो गया, मुक्त हो गया। और इसी युद्ध को हम लोग प्रथम खाड़ी का युद्ध कहते हैं। प्रथम खाड़ी का युद्ध कहते हैं। बताइए, इसके बाद अमेरिका का छवि जो है वो अच्छा होगा या खराब होगा? अच्छा होगा। ताकतवर के रूप में ये उभर करके आएगा, क्योंकि इसमें से लगभग जो 75% सेना था वो किसका था, अमेरिका का ही था, और अन्य 25% सेना अन्य देश का था। आया समझ में? तो ये था इसका पहला युद्ध, जिसको आप नाम दे सकते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, क्योंकि ये डेजर्ट का एरिया में पड़ता है, ये सब रेगिस्तानी एरिया है ये। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? बोलना कैसे है उसको समझिए, क्योंकि एग्जाम में आपका ये लॉन्ग में पूछेगा। पॉलिटिकल का क्वेश्चन रहेगा कि समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के सैन्य अभियान के संदर्भ में आप बताइए। मतलब अमेरिका के वर्चस्व को आपको सैन्य अभियान में बताना है, तो सारा युद्ध के बारे में लिखना पड़ेगा। ये पहला युद्ध है, तो क्या लिखना है इसमें आपको? अमेरिका के द्वारा वर्चस्व को स्थापित करने के लिए विभिन्न सैन्य अभियान किए गए। उसी में से पहला कौन सा था? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्लियर यहाँ तक में? फिर इसमें डैश दे करके लिखिएगा 1990 के अगस्त महीना में इराक ने कुवैत पे अपना कब्जा प्राप्त कर लिया। इराक ने कुवैत पर अपना कब्जा प्राप्त कर लिया, जिसके बाद कई देशों ने इराक को कहा कि आप वहाँ से क्या कर दीजिए, कब्जा को खाली कर दीजिए, लेकिन इराक किसी भी देश का बात को नहीं माना। जिसके बाद यूएनओ ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी देश इराक पे सैन्य कार्रवाई कर सकता है। बात बुझ रहे हैं? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? यूएनओ ने स्पष्ट कर दिया कि वो उस पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अब एक बात बताइए, हम लोगों का जो भारत है, जम्मू कश्मीर का जो पीओके है वो किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वो लोग के पास है। तो क्या हम लोग उससे युद्ध लड़के उसको नहीं ले सकते हैं?
आराम से ले सकते हैं, आज चाहेंगे तो आज ले सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं लेते हैं इसके पीछे कुछ कारण है। कोई कारण बता सकता है? आखिर हम लोगों के पास इतना सेना रहने के बावजूद भी हम लोग क्यों नहीं ले पा रहे हैं पीओके को? हाँ, बीच में कौन टपक जाएगा? यूएनओ। ये तुरंत भारत पे सेंक्शन लगा देगा कि भारत के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा। भारत का जितना इकोनॉमी होगा वो सब क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। और इकोनॉमिक डाउन हुआ तो समझिए गरीबी फैलेगा, बेरोजगारी फैलेगा, महंगाई फैल जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान किसको होगा? भारत को ही होगा। जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है कि नहीं, तो रूस और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध चल रहा है तो सारा देश रूस के साथ व्यापार को बंद कर दिया है। इससे रूस का अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा क्या जा रहा है? डाउन जा रहा है। एक लिमिट तक ही ना आप पैसा खर्च करिएगा, उसके बाद पैसा तो आपका भी खर्च हो जाएगा। बात समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? आपके घर में एक निश्चित पैसा आता होगा, एक समय के बाद वो पैसा खत्म हो जाने के बाद वो फिर से आपको पैसा चाहिए, और जब फिर से पैसा नहीं मिलेगा आपको तो गरीबी आपका घर में छाएगा कि नहीं? दरिद्रता आपके घर में छाएगा कि नहीं? उसी प्रकार से एक देश भी होता है, जब देश का पैसा खत्म तो उसका सत्यानाश। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? इसलिए भारत संभल के आगे बढ़ रहा है। तो इसमें आपको क्या बोलना है उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसमें आपको लिखना है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में कि 1990 में अगस्त के महीना में इराक ने कुवैत पे अपना कब्जा प्राप्त कर लिया। विभिन्न देशों के समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझा, जिसके बाद यूएनओ ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी देश उस पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, नाम याद रखिएगा, जॉर्ज बुश, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ऐलान किया कि हम अब इराक पे क्या करेंगे? सैन्य कार्रवाई करेंगे। और 30 देशों के साथ मिल करके लगभग 6,60,000 सेना को वहाँ पे उतारा मारने के लिए। और इसका उसने नाम दिया नई विश्व व्यवस्था। इसका उसने नाम क्या दिया? नई विश्व व्यवस्था। अब आपके सामने एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जिस समय शीत युद्ध चल रहा था, सब एक दूसरे को पटक रहा था, तो उस समय ये यूएनओ चुप था, उस समय तो कुछ नहीं बोल रहा था। चर्चा भी आया था क्या शीत युद्ध में? इसका नहीं। लेकिन जैसे शीत युद्ध खत्म हुआ उसका तुरंत आ गया इसके साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों क्या है? दोनों का पेट मिलल है, यूएनओ का भी और यूएसए का भी है। तो फंडिंग तो इसी यही करता है ज़्यादा, तो जो फंडिंग ज़्यादा करेगा उसी का ये बात मानेगा। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि वास्तविकता अगर आप देखिएगा तो युद्ध का ऐलान कौन कर रहा था? यूएसए कर रहा था। यूएसए को बनाया कोई नहीं है, ये पूरा आपका अमेरिका है। लगभग 50 से 60, ये एक संगठन है। नहीं, ये एक संगठन है। इस संगठन में सुनिए तो कोई भी कैसे बैठ जाएगा। ये एक संगठन है। संगठन, इसमें क्या होता है? विभिन्न देश का सदस्य इसके साथ जुड़ा रहता है। आप अगर इसके साथ जुड़िएगा तो आपको फायदा है। और एक एक सदस्य हर एक देश का वहाँ जाता है बैठने के लिए। आपका जो भी समस्या है देश में आप वहाँ पे बोलिए, सब देश का प्रतिनिधि वहाँ आया रहता है, तो वहाँ पे उसको सुलझाया जाएगा। बात समझे? जैसे आप लोग के घर के बगल में झगड़ा हो जाता है तो आप मुखिया के घर पे जाते हैं ना कि मेरा सुलझा दीजिए झगड़ा। तो जब दो ठो देश के बीच में झगड़ा हो जाएगा तो कहाँ जाएगा सुलझाने के लिए? नहीं, बनाया तैना है कुछ नहीं है, ये फंडिंग पे चलता है। बात समझिए। हाँ, वही तो हम बोल रहे हैं। पहले मेरा, अरे ये फंडिंग पे चलता है। यहाँ पे जितना रहेगा ना, जो इसको फंड करेगा, सबसे ज़्यादा जो फंड देता है वो अमेरिका देता है, क्योंकि फंडिंग पे ये चलता है। पैसा रहेगा तब ये चलेगा, पैसे में नहीं तो चलेगा कहाँ से? फंडिंग, जो ज़्यादा पैसा देगा बतवा तो ये उसी का मानेगा। इसीलिए ये डायरेक्ट बोला। जैसे इराक पे इसने कब्जा किया तो यूएनओ तुरंत बोलता है, यूएनओ का जो प्रमुख था तुरंत बोला कि आप क्या करिए, कोई भी देश उस पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। कोई भी एगो शक्तिशाली बचले है आपका यूएसए, तो वही ना करेगा। तो अब यूएसए का राष्ट्रपति उस समय कौन था? जॉर्ज बुश। 4 साल के लिए वहाँ पे राष्ट्रपति बनता है, याद रहे। भारत में कितना साल के लिए बनता है? 5 साल के लिए। अब विधानसभा का जो सदस्य होता है वो कितने साल के लिए बनता है? 6 साल के लिए। और राष्ट्रपति कितने साल के लिए? 5 साल। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति कितना साल? 4 साल। तो जॉर्ज बुश जो है, रिपब्लिक पार्टी का था ये, तो जॉर्ज बुश जो है वो ऐलान कर दिया कि अब हम इराक पे क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। उसको चेताया भी नहीं कि तुम खाली कर दो नहीं तो हम आ रहे हैं 6,60,000 को लेकर के। डायरेक्ट वो उस पर आक्रमण कर दिया और इतना तहस नहस इसको कर दिया। और इसका जो नेता था सद्दाम हुसैन, उसको पकड़ करके ये जेल में डाल दिया और उसको वहीं पे मार दिया। और इसीलिए इसने कहा था कि ये 100 जंगों का क्या है? एक जंग है, क्योंकि इसमें बहुत सारा देश आकर के हमारे ऊपर में आक्रमण कर दिया और हम इकल्ला पड़ गए हैं। क्योंकि इसका साथ देना मतलब सीधा साधा किससे दुश्मनी लेना था?
अमेरिका से दुश्मनी लेना था। और अभी के टाइम में अमेरिका जितना ताकतवर अभी कोई है नहीं कि आप उससे दुश्मनी ले लीजिएगा। अभी के टाइम में फ़िलहाल, आगे का पता नहीं। भारत को भी आप देख लीजिए, चाइना भी, चाइना का उसके सामने क्या औकात है, वो जो खिलौना बनाने वाला पार्टी है। दो ही देश आपका था, एक अमेरिका, एक आपका रूस, जो इतना ताकतवर था कि दुनिया हिला सकता था ये लोग। रूस का अर्थव्यवस्था 1991 के बाद चौपट ही जा रहा है, अभी तो और चौपट हो गया है। अमेरिका ही अभी ताकतवर बचा है, उससे सब सेपरेट ही चलता है। उससे ना तो दोस्ती अच्छा है ना तो दुश्मनी अच्छा है, इसलिए सब उससे सेपरेट ही चलता है, उससे कोई पंगा लेता है नहीं जल्दी। कभी सुने हैं कि अमेरिका पे कोई आक्रमण कर दिया है? नहीं। अभी इसी चैप्टर में आप पढ़िएगा, इसी चैप्टर में एक बार किया था आक्रमण, ईरान ने घर में घुस करके उसको मारा। इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है आगे। हाँ, तो सद्दाम हुसैन ने क्या कहा कि ये 100 जंगों का क्या है, एक जंग है। और अमेरिका ने इस युद्ध में स्मार्ट बम का उपयोग किया था, इसलिए इस युद्ध को क्या कहा गया, कंप्यूटर युद्ध कहा गया। और जो उस युद्ध का एकदम लाइव प्रसारण दिखाया था सब अपना लोग को कि देखो कि कैसे अमेरिका के सैनिक वहाँ मार रहा है, इसलिए उसको, इस युद्ध को क्या कहा गया, वीडियो गेम वार कहा गया। समझ में आ रहा है? और इसी युद्ध का नाम क्या दिया गया, प्रथम खाड़ी का युद्ध। खाड़ी सब देश में आता है इसलिए इसको कहा गया प्रथम खाड़ी का युद्ध। आया समझ में? तो ये था पूरा युद्ध का स्ट्रक्चर, और ये आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा ऐसा आपको 3 युद्ध पढ़ना है, तीनों युद्ध जब आप लिखिएगा तब जा करके आपको 5 नंबर मिलेगा। बात समझ रहे हम क्या बोले? तो एक बार केवल आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग एक एक करके बोलिएगा और फिर लिखिएगा। सबसे पहले इसमें लिखिएगा, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को हम 3 संदर्भ में समझ सकते हैं, सैन्य अभियान के संदर्भ में, वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में और संस्कृति के संबंध में। फिर आपको पहला लिखना है सैन्य अभियान के संदर्भ में, फिर इसमें भी आपको पहला लिखना है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसमें क्या लिखिएगा, 1990 में कि अगस्त महीना में जब इराक ने कुवैत पर कब्जा प्राप्त कर लिया तो विभिन्न देशों ने इसको कहा कि आप इसको क्या करिए, कब्जा को मुक्त करिए, लेकिन इराक ने किसी भी देश का बात को नहीं माना। जिसके बाद यूएनओ ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी देश इराक के ऊपर में सैन्य कार्रवाई कर सकता है, उस पर किसी प्रकार का पाबंदी नहीं लगाया जाएगा। जिसके बाद अमेरिका को क्या मिल गया, मौका मिल गया, और फिर यूएसए ने यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इराक पर आक्रमण करने का फैसला लिया और लगभग 30 देशों के साथ मिलकर के 6,60,000 सेना को मिल करके वहाँ पे उतारा। बात समझ में? और इसको उसने किसका नाम दिया, तो नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया, नई विश्व व्यवस्था का इसने नाम दिया। ठीक है, इसने इसको किसका नाम दिया, नई विश्व। पूछता है एग्जाम में कि नई विश्व व्यवस्था किसने नाम दिया, तो जॉर्ज बुश ने दिया। हो जाएगा यहाँ तक में। इसके बाद लगभग 6,60,000 सैनिक, जिसमें से 75% सेना किसका था, अमेरिका का ही था, वो इराक पे जाकर के आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद जो वहाँ के नेता थे वो मारे गए, सद्दाम हुसैन मारे गए। सद्दाम हुसैन ने कहा था कि यह जो है वो 100 जंगों का क्या है, एक जंग है। अमेरिका इतना चालाक था कि उसने इस युद्ध में स्मार्ट बमों का उपयोग किया, इसलिए इस युद्ध को ऑपरेशन कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसे वो अपने देश में सभी लोगों को लाइव दिखाया था, इसलिए इसे वीडियो गेम भी वार कहा जाता है। इस और क्या कहा जाता है, तो प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। आया समझ में? और पूछेगा आपसे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस युद्ध का सेना में कौन नेतृत्व कर रहा था, तो आपको नाम याद रखना है, नॉर्मन श्वार्ज़कार्क। नॉर्मन श्वार्ज़कार्क नाम याद रहेगा ना? तो ये अमेरिका सेना का नेतृत्व कर रहा था। अरे नॉर्मन याद रहेगा तो आप अपने ऑप्शन में देख करके मार दीजिएगा कि यही आंसर है। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा एक युद्ध था आपका। ऐसा ऐसा अभी आपको और 2-3 ठो युद्ध पढ़ना है, तब फिर खत्म होगा, केवल सैन्य अभियान खत्म होगा। फिर अर्थव्यवस्था में ज़्यादा नहीं है, संस्कृति में भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। क्लियर है? इसलिए हम बोले थे पॉलिटिकल साइंस का जो भाग 2 है समकालीन विश्व वाला, वो थोड़ा सा हार्ड है कंपेयर अगर आप करिएगा पार्ट 1 के, तो भाग 1 के। पॉलिटिकल का सिलेबस है कम, लेकिन पॉलिटिकल में 40% कहाँ से पूछा जाएगा आपका, 11th का। क्या चीज़? पॉलिटिकल चेंज करना मूर्खता है। अगर आर्ट्स में कोई बच्चा हिस्ट्री नहीं रखा है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जिस बच्चा का हिस्ट्री नहीं है, हाँ पॉलिटिकल कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल बहुत ज़रूरी है। 11th-12th का पॉलिटिकल आप पढ़ लीजिएगा
तो इन फ्यूचर आपको काम देगा। हिस्ट्री भी पढ़ लीजिएगा, इन फ्यूचर काम देगा। ज्योग्राफी भी पढ़ लीजिएगा, इन फ्यूचर काम देगा। इकोनॉमिक्स में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है पार्ट 2 में, माइक्रो नहीं, आई वाला नहीं, ए वाला, वो वाला काम देगा। पहला वाला काम नहीं देगा, सेकेंड पार्ट वाला काम देगा। समष्टि अर्थशास्त्र काम देगा, व्यष्टि नहीं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलिए लिखा जाए। ज्योग्राफी तो पूरे काम देगा। ज्योग्राफी से इम्पोर्टेंट हम हिस्ट्री की तरह उसको आप समझिए। हाँ, हिस्ट्री की तरह समझिए। लेकिन 11 12 दोनों का, केवल 12th का ज्योग्राफी पढ़ने इसको फायदा नहीं। लिखाया जाए। युद्ध का नाम लिखे, हेडिंग इसमें डैश दे करके लिखिए। हाँ, इसमें डैश दे करके लिखिए। 1990 के अगस्त महीना में, 1990 के अगस्त महीना में इराक ने कुवैत पर कब्जा प्राप्त कर लिया। इराक ने कुवैत पर कब्जा प्राप्त कर लिया। इराक ने कुवैत पर कब्जा प्राप्त कर लिया। विभिन्न देशों के समझाने के बाद भी, विभिन्न देशों के समझाने व पाबंदी के बाद भी, विभिन्न देशों के समझाने व पाबंदी के बाद भी, हाँ, उसने अपना निर्णय नहीं बदला। उसने अपना निर्णय नहीं बदला। उसने अपना निर्णय नहीं बदला। परिणाम यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ ब्रैकेट में लिख लीजिए, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने का स्वीकृति दे दिया। सैन्य कार्रवाई करने का स्वीकृति दे दिया। हो गया? चलिए अब सब हेडिंग दीजिए। सब हेडिंग, अमेरिका का युद्ध में शामिल होना। अमेरिका का युद्ध में शामिल होना। सब हेडिंग दीजिए, अमेरिका का युद्ध में शामिल होना। इसमें डैश दे करके लिखिए, नीचे लिखिए। लगभग 30 देशों के 6,60,000 सैनिक, लगभग 30 देशों के 6,60,000 सेना, 6,60,000 सेना को, हाँ, 6,60,000 सेना को इराक में उतार दिया गया। 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 इस युद्ध का नेतृत्व नॉर्मन श्वार्ज़काक कर रहे थे। जिसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया। डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया।
डेजर्ट, डेजर्ट्स रेगिस्तान, जिसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने इसे नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया। सीनियर जॉर्ज बुश सीनियर ने इसे नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया। हो गया। चलिए अगला हेडिंग, सब हेडिंग दीजिए इराक की प्रतिक्रिया। सब हेडिंग दीजिए इराक की प्रतिक्रिया। इसमें डैश दे करके लिखिए, इराक की प्रतिक्रिया में डैश दे करके लिखिए। इराक के नेता सद्दाम हुसैन, इराक के नेता सद्दाम हुसैन ने इसे 100 जंगों का एक जंग कहा। इराक के नेता सद्दाम हुसैन ने इसे 100 जंगों का एक जंग कहा। एक जंग कहा। इस 100 जंगों का एक जंग को इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा। 100 जंगों का एक जंग कहा। हो गया। किंतु इस युद्ध में वह अमेरिका के समक्ष नहीं टिक पाया। वह अमेरिका के समक्ष नहीं टिक पाया। हाँ, अमेरिका के समक्ष नहीं टिक पाया। हो गया। अगला हेडिंग, सब हेडिंग दीजिए परिणाम, युद्ध का परिणाम, युद्ध का परिणाम, युद्ध का परिणाम, युद्ध का परिणाम। इसमें लिखिए इस युद्ध में अमेरिका स्मार्ट बमों का उपयोग किया। इस युद्ध में अमेरिका ने हाँ स्मार्ट बमों का उपयोग किया। इसलिए इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। इसलिए इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। इसलिए इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। हो गया। इसलिए इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में 6,60,000 सेना में से 75% सेना अमेरिका का ही था। इस युद्ध में 6,60,000 सेना में से 75% सेना अमेरिका का ही था। अमेरिका का ही था। अमेरिका का ही था। परिणामतः इसमें अमेरिका का जीत हुआ। परिणामतः इसमें अमेरिका का जीत हुआ। अमेरिका का जीत हुआ। हाँ, हो गया। चलिए लाइन चेंज कर दीजिए। अमेरिका ने इस युद्ध को अपने देश में अमेरिका ने इस युद्ध को अपने देश में लाइव दिखाया। लाइव दिखाया। हाँ, इसलिए इसे वीडियो गेम वार भी कहा जाता है। हाँ, इसलिए इसे
वीडियो गेम वार भी कहा जाता है, इसलिए इसे वीडियो गेम वार भी कहा जाता है। इसलिए इसे वीडियो गेम वार भी कहा जाता है। इसे ही खाड़ी का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। इसे ही प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। इसे ही प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। चलिए हो गया, कर लीजिए इसको फटाफट।